सरू, एक ऐसा नाम जिसे कभी गांव की धूल, अपमान और बेबसी से जोड़कर देखा जाता था। आज उसी नाम के आगे जब डिप्टी कलेक्टर लिखा गया तो पूरे जिले की हवा का रुख बदल गया। यह वही सरू थी जिसे कभी पंचायत के बीच खड़ा करके झूठे आरोपों में चुप कराया गया था, जिसके सपनों को रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक दिया गया था और जिसकी मां की चीखें कभी किसी अफसर के कानों तक नहीं पहुंची थीं। लेकिन समय, हालात और नियति ने आज सरू को उस कुर्सी पर बैठा दिया था जहां से सिर्फ आदेश नहीं निकलते बल्कि इतिहास बदले जाते हैं। उस दिन जब उसने पहली बार डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर अपनी फाइलें खोलीं, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वो ठंडी आग थी जो सालों से उसके भीतर सुलग रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीमे स्वर में कहा, अब मैं नहीं भूलूंगी, एक एक हिसाब होगा। सरू का सफर आसान नहीं था। बचपन से ही उसने अन्याय को बहुत करीब से देखा था। उसके पिता, जो गांव के स्कूल में मास्टर थे, एक झूठे केस में फंसाकर नौकरी से निकाल दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जमींदार रघुवीर सिंह के बेटे के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसी दिन सरू ने पहली बार देखा था कि ताकत किसे कहते हैं और कानून कैसे बिकता है। पिता की बीमारी, मां का टूटता हुआ आत्मसम्मान और खुद सरू की अधूरी पढ़ाई, सब कुछ एक ही साजिश का हिस्सा था। लेकिन सरू ने हार नहीं मानी। उसने ट्यूशन पढ़ाकर, खेतों में मजदूरी करके और रातों को जलते दिए के नीचे पढ़ाई करके वो मुकाम हासिल किया जहां आज वही सिस्टम उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद सरू ने किसी को नहीं बताया कि वह बदला लेगी। उसका बदला शोर नहीं करता था, वह फाइलों में चलता था, नोटिसों में बोलता था और जांच के आदेशों में सांस लेता था। पहला आदेश उसने रघुवीर सिंह की जमीनों की जांच का दिया। वो जमीनें जिन पर कभी उसके पिता को बेइज्जत किया गया था, आज सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी के नाम पर सील हो रही थीं। रघुवीर सिंह को जब पता चला कि यह आदेश किसने दिया है तो उसकी हंसी उड़ गई। वही सरू, उसने तंज कसते हुए कहा था, जो कभी हमारे दरवाजे पर पानी भरने आती थी। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब आयकर, भूमि सुधार और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एक साथ उसके बंगले पर पहुंचे तो पहली बार रघुवीर सिंह को एहसास हुआ कि सरू अब सिर्फ नाम नहीं, तूफान बन चुकी है। सरू के बदले की आग सिर्फ रघुवीर सिंह तक सीमित नहीं थी। उसने धीरे धीरे उन सब चेहरों को याद किया जिन्होंने कभी उसके परिवार को कुचला था। थानेदार जो रिश्वत लेकर केस दबा देता था, वकील जो झूठी गवाही तैयार करता था, और वो नेता जो मंच से न्याय की बात करता था लेकिन अंधेरे में सौदे करता था। सरू ने सबके लिए अलग अलग रास्ते चुने। किसी के खिलाफ विभागीय जांच, किसी पर पुराने केस दोबारा खुलवाना और किसी के लिए ट्रांसफर ऐसा कि वह अपनी ही साजिशों में घिर जाए। यह बदला खून का नहीं था, यह बदला कानून का था, ठंडा, सटीक और न रुकने वाला। लेकिन इस सबके बीच सरू का दिल भी संघर्ष कर रहा था। क्या वह वही बनती जा रही थी जिससे वह नफरत करती थी? रातों को अकेले में वह अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर सवाल करती, क्या यही सही है? और फिर उसे अपने पिता का टूटा हुआ चेहरा याद आ जाता जो जवाब बन जाता। सरू जानती थी कि अगर वह रुक गई तो यह सिस्टम फिर किसी और सरू को कुचल देगा। इसीलिए उसने अपने आंसुओं को तकिए में दबा दिया और सुबह फिर उसी सख्त चेहरे के साथ दफ्तर पहुंची। उसकी सख्ती से कुछ लोग डरने लगे, कुछ लोग उसे अहंकारी कहने लगे, लेकिन सरू ने कभी सफाई नहीं दी। उसे पता था कि इतिहास सफाई नहीं मांगता, परिणाम मांगता है। उसके हर फैसले के साथ जिले में हलचल मचती गई। गरीबों को जमीन के पट्टे मिलने लगे, अवैध शराब के अड्डे बंद होने लगे और वर्षों से दबे केस फाइलों से बाहर आने लगे। यह सब देखकर जनता में सरू का नाम उम्मीद बन गया, लेकिन सत्ता के गलियारों में वह खतरे की घंटी थी। सेक्शन के अंत में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सरू के पास एक गुमनाम फाइल पहुंची। एक ऐसी फाइल जिसमें उसके पिता की मौत से जुड़ा सच था। सच इतना भयानक कि अगर वह सामने आ जाता तो पूरे राज्य की राजनीति हिल जाती।
सरू ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और कहा, अब खेल बड़ा होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि न्याय की वो आग थी जो सब कुछ जला देने के बाद भी रोशनी देती है। There are veterans demanding better treatment, waving military flags and sharing stories of being abandoned by the government they served. There are parents worried about what's being taught in schools. There are business owners who've been crushed by regulations and taxes. Every segment of British society that feels left behind and ignored or actively harmed by current policies has representation here today. What's particularly striking is the discipline of the crowd, despite its size and anger. There's been no major violence, no widespread destruction, no riots. This isn't a mob out of control. This is a organised expression of democratic frustration. People are angry, absolutely, but they're channeling that anger into for the demonstration because they still believe, maybe naively, that peaceful demonstration can work. That's actually a credit to British political culture, to the idea that change should come through democratic pressure rather than violence. But there's a warning embedded in that too. If peaceful protest is ignored, if 500,000 people can surround Parliament and still be dismissed by the political class, then what comes next? What happens when people lose faith in peaceful methods? The government's response, or lack thereof, is telling. Hours into this massive demonstration, there's been no official statement from Starmer, no address to the nation, no acknowledgement that something historic is happening. The silence from Downing Street is deafening. It suggests panic, indecision, maybe even denial. How do you address 500,000 people when you know they don't trust you? How do you calm a situation when your very presence inflames it? Starmer is facing an impossible dilemma, and every minute he stays silent makes it worse. The longer there's no response, the angrier people get, the more they feel confirmed in their belief that politicians simply don't care what ordinary citizens think. International reactions are starting to pour in, and they're mixed. Some foreign leaders are expressing concern about stability in Britain, calling for calm and dialogue. Others are staying conspicuously silent, not wanting to involve themselves in Britain's domestic affairs, but clearly watching nervously. Authoritarian governments are having a field day with the propaganda value, pointing to London and saying, "Look at Western democracy falling apart." Meanwhile, populist movements across Europe are energised, seeing this as validation of their arguments about disconnected elites and the need for political revolution. What happens in London today will echo across continents, will be referenced in elections, will embolden movements that are challenging the established order. As evening approaches, the protest shows no signs of diminishing. If anything, it's growing. People are bringing supplies, setting up for a long occupation. Tents are appearing in Parliament Square. Food and water are being distributed. This isn't just a one-day demonstration anymore. The protesters are organising for a sustained presence, a siege that could last days, maybe weeks. They're calling it a people's occupation of Westminster, a non-violent takeover of the political centre of Britain until their demands are met. And what are those demands? They're remarkably simple and remarkably difficult. They want to be heard. They want accountability. They want policies that reflect what ordinary citizens actually want, rather than what the political class thinks they should want. The digital coordination of this protest is fascinating and terrifying to establishment politicians. There's no single leader, no central organisation that can be negotiated with or discredited. It's a distributed movement organised through social media, through encrypted messaging apps, through networks of ordinary people who've never been politically active before. This is grassroots democracy in its rawest form, and it's completely bypassing traditional political structures. The usual intermediaries, the political parties, the unions, the official advocacy groups, they're not in control here. The people are organising themselves, making decisions collectively, adapting in real time to changing situations. It's democracy without representation, and that's revolutionary. Inside the sealed-off government buildings, there's reportedly chaos and confusion. Ministers are divided on how to respond.
Some are advocating for a hard line, bringing in additional police or even military support to clear the streets and restore order. Others recognise that would be catastrophic, that images of British police, or soldiers clashing with peaceful protesters would destroy what's left of the government's legitimacy and possibly trigger much worse violence.